नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में जो जो गलतियां हो गई, जो जो कमियां रह गई, इनको 24 में ही रख के जाएं। 2025 में बिल्कुल ऑल अफ्रेश एक नई ऊर्जा के साथ एंटर करना है। और ये एक ठान लीजिए कि 2025 के जहां जहां पे गोल्डन बिंदु हैं, जहां जहां पे मौके देने वाले, अपॉर्चुनिटीज देने वाले बिंदु हैं, उनको पूरी तरह से अपनी फेवर में एनकैश करना है। फिर वो बिंदु चाहे धन कमाने के हों, चाहे पुरानी समस्याओं को खत्म करने के हों, चाहे जीवन में बहुत आगे बढ़ने की एक फाउंडेशन बनाने वाले हों। ये बिंदु कौन से हैं, अभी इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ में सावधानियां भी बरतनी है कि इस साल में जहां जहां पे कुछ सेंसिटिव बिंदु है ना, जो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत डाल सकते हैं, उनको भी समझना है। ये बिंदु जो हैं वो शनि, राहु, केतु इनके द्वारा दिए जा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं आज के वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से 2024 की गलतियों को 2024 में ही भूल के जाना है और किस तरह से 2025 को पूरी तरह से अपने लिए यूज करना है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2025 सन जो है ना, इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 29 मार्च से लेके करीबन 7 जून के बीच में ये जो समय है, इसमें पांच बड़े प्लैनेट जो हैं आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि ये प्लैनेट्स जो हैं ये अपनी राशियां बदलने वाले हैं। साल की शुरुआत में ही जो मंगल हैं वो नीच राशि के होके नए साल में एंटर करेंगे। बीच में ये नीचता में ही रेट्रोग्रेड होके मिथुन राशि में भी जाएंगे, वापस फिर से कर्क राशि में आके नीच हो जाएंगे। मंगल जब भी नीच होते हैं ना, ये इंसान को नेगेटिवली इमोशनल बनाते हैं। किस भाव के प्रति? आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी कर्क राशि होगी, उस भाव के प्रति, उस भाव के एट्रीब्यूट्स के प्रति आपके जीवन में नेगेटिव इमोशंस जो हैं ये तब तक रहेंगे जब तक मंगल यहां पे गोचर करते रहेंगे। सपोज करिए कि मंगल आपके 4th हाउस में है, तो आप बिल्कुल, आपकी मनोदशा ही नेगेटिव रहेगी और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी मोटिवेशन कहां जा रही है, आपको चीजें जो है अच्छा करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। अगर 7वें भाव में आपके कर्क राशि है तो इस समय में आपके जीवन साथी के प्रति जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव बनी रहेंगी। ये सेंसिटिव बिंदु है और ये 7 जून तक रहने वाला है। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और बिल्कुल जिन भी लोगों को मंगल की वजह से अपने अपने डोमेन में नेगेटिविटी आ रही थी ना, वो नेगेटिविटी अब 100% टल जाएगी। यानी अब आप सपोज करिए कि आपकी कर्क राशि जो है वो 10th हाउस में है, आपके काम कारोबार के घर में है और मंगल वहां पे गोचर में नीच हो रखे हैं। अपेरेंटली चार्ट देखने में आपको लग ही नहीं रहा, आपको तो लग रहा है आपके मंगल योग कारक हैं, आपके मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, आपके साथ तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन काम कारोबार की जगह पे आपके अंदर तो गलत फहमियां बन रही हैं। आप काम में इतने इमोशनल हो रहे हैं कि इमोशंस के द्वारा ही कंट्रोल होके अपने काम को गड़बड़ कर रहे हैं। ये मंगल के नीच होने का फल आपको मिल रहा है। अब आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि ये मंगल जो है 7 जून तक नीच रहेंगे। आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है और बिल्कुल यांत्रिक रूप से अपने काम में बिजी रहना है, ताकि ये मंगल अब इमोशनल रूप से आपके काम को सैबोटेज ना कर पाए, आपके काम को नुकसान ना दे पाए। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आएगी शनि का राशि परिवर्तन। 29 मार्च को शनि जो है 2.5 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। यानी क्रिएटिविटी की अपनी राशि से शनि जो है वो जंप करके जाएंगे इमोशंस की राशि में। कौन सी इमोशंस? वो इमोशंस जो इंसान को बाकियों से अलग करती हैं, सॉलिट्यूड में रखती हैं। मीन राशि की इमोशंस। जो कर्क राशि जलीय राशि थी ना, उसकी इमोशंस कैसी थी? उसकी इमोशंस थी इंसान का कि लोग मेरे साथ जुड़े, मैं लोगों के लिए कुछ करूं, ऐसी इमोशंस थी। लेकिन मीन राशि की जो इमोशंस है ना, वो है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। और ऐसी राशि में जब शनि आएंगे तो ये शनि क्या करेंगे? आपको एक तरह से कन्फाइनमेंट वाली स्टेज में भेजेंगे, अलग थलग रहना, लोगों से थोड़ा कटे कटे रहना। अब आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी मीन राशि है ना, आपको उस भाव के प्रति एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आने जा रही है। सपोज करिए आपका कुंभ लग्न है और मीन राशि जो है आपके कुटुंब के घर में, परिवार के घर में है, तो अब आपको 29 मार्च के बाद कैसी फीलिंग आनी शुरू हो सकती है? 29 मार्च के बाद आपको यह फीलिंग आनी शुरू हो सकती है कि मुझे अपने परिवार से अलग होना है, या अपने परिवार से अलग होके उनसे दूर जाके कोई काम करना है, या फिर मेरा परिवार बेवजह मेरे कामों में दखल दे रहा है, मुझे अपने आप ही कोई फैसला लेना है।
अगर ये मीन राशि जो है सपोज करिए 9th हाउस में किसी के आ रही है और वहां पे शनि का गोचर चलेगा, वो इंसान अपने पिता के आइडियाज को मानने से मना कर देगा और यह कहेगा कि मुझे अपने एंसेस्ट्रल काम या पिता के काम से दूर जाना है। ये हर कुंडली के अनुसार ये चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपको यहां पे चीजें पहचाननी है कि 2025 जो है ये आपके लिए ग्रहों के द्वारा संकेत कौन से लेके आ रहा है। यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि मीन राशि के शनि जो हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो एकदम फोकस्ड होके अपने कर्म में लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग जो जनता के बीच में जाके कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएटिव करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रह सकता है। लेकिन ये समय गोल्डन उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग बिल्कुल वन मैन आर्मी बनके अपने काम में छा जाना चाहते हैं। फिर ये मीन राशि का जो गोचर 29 मार्च के बाद रहेगा ना, ये आपके लिए 2025 के अगले 9 के 9 महीने जो है ना, ये जबरदस्त करने वाला है। फिर आप बिल्कुल आपकी मीन राशि बर्थ चार्ट में जहां पे होगी ना, वहां के भावों का, वहां के एट्रीब्यूट्स का सहारा लेके आप अपने काम में छा जाएंगे। सपोज करिए कि आपकी मीन राशि जो है 5th हाउस में है। 5th हाउस किस चीज का होता है? आपके ज्ञान अर्जित करने का, आपकी चीजों को मैनेज करने की कला, या फिर आपके लोगों को के अंदर दिखने की कला, अपने आप को मार्केट करने की कला। अब इस कला से आप अपने काम में छा जाएंगे। अगर मीन राशि जो है ये 6ठे भाव में है, तो फिर ये 29 मार्च के बाद जो आपका समय शुरू होगा, ये कैसा समय शुरू होगा? उन लोगों के लिए गोल्डन जो फाइनेंसिंग के काम में है, उन लोगों के लिए गोल्डन समय है जो लोगों के झगड़े सुलझाते हैं या मीडिएटर हैं या लाइजनिंग का काम है जिनका, उनके लिए ये शनि जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। अब बात करते हैं इस साल में अगले गहरे बिंदुओं की, वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। इस साल में राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है करीबन मिड ऑफ द मई में होगा, 17 या 18 मई के करीब होगा। ये जो राशि परिवर्तन है, राहु जो है ये मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, केतु जो हैं ये कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे। क्योंकि ये उल्टे चलते हैं ना, तो ये बैकवर्ड जाएंगे। तो यहां पे उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा जो किसी ना किसी तरह के स्मार्ट वर्क में इन्वॉल्व हैं। ये आपको भी पता है कि हर स्मार्ट वर्क की जो चाबी है ये हार्ड वर्क के थ्रू आती है। जब तक आपने पूरी बुक ना पढ़ रखी हो, उस बुक के हाईलाइट पॉइंट आप अंडरलाइन नहीं कर सकते। हाईलाइट अंडरलाइन करना स्मार्ट वर्क कहलाता है। आप किसी भी शहर की गलियों में शॉर्टकट तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक आपने हार्डवर्क करके वो पूरा शहर एक समय तक छान ना रखा हो। तो जो लोग हार्डवर्कर थे, अब उन लोगों के लिए ये जो राहु है स्मार्ट वर्क के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेस का समय लेके आने वाले हैं। और जो लोग शुरू से ही शॉर्टकट्स में हैं, ये राहु उनको किसी इल्यूजन में रख के उनके कामों में नुकसान भी करवा सकते हैं। यानी आपको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, अब कुंभ के राहु आपको ट्रिगर करेंगे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना, वो आपको फंसना नहीं है। तब आपको किसी इसी फील्ड के माहिर की सलाह लेके आगे बढ़ना है। केतु की बात करें, केतु प्रोमिनेंस भी देते हैं, नेम एंड फेम भी देते हैं, लेकिन रोग भी देते हैं। अब सिंह राशि में केतु हैं, वो लोग जिनका डाइजेशन सिस्टम खराब चल रहा था, उनके लिए और हाइपर एसिडिक होना या डाइजेशन सिस्टम या मेटाबॉलिज्म का खराब होना इस साल में ये पेन पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन वो लोग जो लगातार अपने काम में शो बिजनेस में हैं, अपने आप को लोगों के जगत के सामने लाके बहुत अपने आप का एक कह लीजिए ब्रांड बनाना चाहते हैं, ये केतु उनके लिए बड़े जबरदस्त बन जाएंगे। ये केतु जो हैं ये एसिडिटी या पेट या मेटाबॉलिज्म की कॉस्ट पे प्रोमिनेंस जरूर देंगे अगर आप उस फील्ड में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अब बारी आती है बृहस्पति की, जुपिटर की। जुपिटर जो है ये वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। जुपिटर जहां पे जाते हैं कमाल करते हैं, जुपिटर जहां पे जाते हैं उस चीज के प्रति आपको बड़े बेहतरीन फल देते हैं। अब मिथुन में जाएंगे तो आपके सोशल संपर्क जो है जनरल लेवल पे सभी के बढ़ेंगे, अच्छे बढ़ेंगे बुरे बढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी मिथुन राशि जो है बर्थ चार्ट में कहां पे आती है। अगर आपकी मिथुन राशि जो है ये अष्टम भाव में आती है तो कुछ टाइम वेस्ट करने वाले लोग आपके सर्कल में बढ़ेंगे। मिथुन राशि जो है 12th हाउस में आती है तो वो लोग जो आपका लॉसेस करवा सकते हैं वो आपके सर्कल में आ सकते हैं। यही मिथुन राशि जो है ये आपके 2nd हाउस में आती है तो आपके परिवार के थ्रू आपकी नेटवर्किंग ऐसी बनेगी
जो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। यही मिथुन राशि अगर आपके 4th हाउस में आती है तो वो लोग जो राजनीति में हैं या वो लोग जो लोगों के बीच में जाके अपने आप को कुछ ना कुछ साबित करना चाहते हैं, ये जुपिटर उनके लिए कमाल कर जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मिथुन राशि आपके बर्थ चार्ट में है कहां पे, लेकिन जुपिटर ओवरऑल आपके लिए मिथुन से संबंधित चीजें, आपके भाई बहन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके एग्रीमेंट्स, पिछले रुके हुए काम, सभी को पूरा करने की तरफ आपको बहुत तेजी से लेके जाएंगे। अब इस साल में 2 अन्य बिंदु जो डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं, वो बिंदु हैं बृहस्पति का और शनि का वक्री होना। कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है ना, तो ये उसकी स्पेशल पोजीशन होती है, ये उसके चेष्टा बल के अंदर आता है, यानी ये ग्रह जो है चेष्टा कर रहा है आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की। बृहस्पति जो हैं ये 120 दिन के लिए वक्री होंगे और करीबन ईयर एंड में वक्री होंगे 11 नवंबर के आसपास, दीपावली के बाद। ये जो जुपिटर वक्री होंगे तो जो जाता हुआ साल है ना, ये लोगों को केवल और केवल ओवर थिंकर बनाएगा। लेकिन शनि जो हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में 140 या 141 दिन के लिए वक्री होंगे, 140 या 141 डेज के लिए। ये जो समय रहेगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है उन लोगों के लिए जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि 13 जुलाई से पहले नया काम शुरू कर लीजिए या फिर 28 नवंबर के बाद इन्वेस्ट करिएगा। इसके बीच में आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे ना, वो चर्निंग में, ओवर थिंकिंग में बीत जाएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं दे पाएगा। अब अन्य 2 पॉइंट्स पे भी बात करना बड़ा जरूरी है। पहला है कि इस साल में धनदायक योग कब है। इस साल में सबसे बड़ा धनदायक योग शुरू होगा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, और दूसरा दीपावली यानी 21 अक्टूबर को। ये डेट्स नोट कर लीजिए। जितने भी धनकारक उपाय हैं जो मेरी रील्स के माध्यम से भी आपको मिलते रहते हैं, इन दिनों में करेंगे तो आपको धन की समस्याओं से मुक्ति बहुत जल्द मिलने वाली है। और दूसरा बड़ा बिंदु है कि इस साल में जो डोनेशंस है वो कब कब करनी चाहिए। हर महीने में 3 दिन, पहला अमावस, दूसरा पूर्णिमा और तीसरा संक्रांति। जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस टेबल में मैंने आपको 2025 की पूरी जितनी पूर्णिमा आएंगी, जितनी अमावस आएंगी और जितनी भी संक्रांति आएंगी, उनकी डेट्स दे दी हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इन डेट्स पे आप कोई ना कोई ईडेबल जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें, भोजन, राशन डोनेट करते रहिए। फिर देखिएगा किस तरह से आपकी समस्याएं टलती हैं। और अब अंत में एक मुख्य डेट जिसमें आपको चाहे रोग हो शरीर में, चाहे कर्जा हो, चाहे रिश्तों की बाधा हो, ये इस दिन का पूजन करने पे झट से आपके जीवन की समस्याओं में फर्क आता है, समस्याएं ठीक होती हैं। वो है महाशिवरात्रि का दिन, और ये आएगा 26 फरवरी वाले दिन। तो 26 फरवरी को भगवान शिव की आराधना करना मत भूलिएगा, ताकि पूरा 2025 जो है आपके लिए मौकों से भरपूर हो। तो दोस्तों 2025 को अच्छे से यूज कैसे करना है, किन तिथियों का ख्याल रखना है, किन तिथियों में सावधानी बरतनी है, ये सारी चर्चा मैंने इस वीडियो में की। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप पूरे साल को बहुत ही बेहतरीन बल्कि गोल्डन ईयर बना पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।